history to be treated geographically and geography to be treated historically. हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है बट मेरी बातें मजाक नहीं होती। क्या बात है सर। एक ही सब्जेक्ट था जिससे मुझे कभी लगाव नहीं हुआ, वो था हिस्ट्री। और हिस्ट्री मैंने पढ़ाने के दौरान पढ़ा। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये तो 4 पेपर हमारी कन्वीनियंस के लिए, बट अगर आप उनको देखोगे ना, 1 इज कनेक्टेड विद 4 thoroughly. ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान रहा है राइज ऑफ आईबीसी में। बिल्कुल सत्य है ये। सिविलाइजेशन ऊपर को नैरो है, नीचे पूरा ओपन हो जाता है। राइट। मेहरगढ़ जो है ये आपका बलूचिस्तान साइड, आपका कोची प्लेन से पड़ता है और इसको वीट बास्केट कहा जाता है। मैं मानता हूँ कि मेहरगढ़ वाज द इनोवेशन सेंटर फॉर इंडिया। औरंगजेब का सपना था कि वो डेक्कन पे जाए, पूरा विस्तार साउथ में करे अपना। राइट। बट उस साउथ के अंदर विस्तार करने में उसको जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था, दैट वाज अ रिवर। वो रिवर थी। फिर ये जो अलेक्जेंडर आप बात करिए, ये कैसे आ रहे थे सर? ये सब घोड़ों पे आ रहे थे। घोड़ों पे आ रहे थे ना। हाँ, लेकिन जो इंडियन हॉर्सेस थे उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं, वो लॉन्जिविटी नहीं थी, वो वॉर जो है रेडी नहीं थी। वी ऑलवेज हैव कल्चरल सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। कि जापान डिसाइड कर रहा है कि हाँ हम ये बहाने नहीं मारेंगे, बिल्कुल यहाँ जो है हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया। ये उनका डिटर्मिनेशन है कि उन्होंने नेचर के जितने भी चैलेंजेस थे सबको ओवरथ्रो कर दिया। आयरन ले रहे हैं मैंगलोर के पोर्ट से, कोयला ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और कावासाकी भेज रहे हैं हमारे यहाँ पे। यूक्रेन से एक रिवर पास होती है, दैट इज रिवर नाइपर। नाइपर के कारण वहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चरल सेंटर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। वो एरिया पूरा डेवलप होने लगा। पूरी दुनिया में हम यही बोलते हैं कि अगर चाइना वांट्स टू रूल ओवर द वर्ल्ड, फर्स्ट दे हैव टू शो देयर हेजेमनी इन साउथ एशिया। Herodotus, a Greek scholar from 5th century BC, once said, history to be treated geographically and geography to be treated historically. Hello everyone, my name is Dipendra Dhingra. I am senior faculty for geography and environment at PW on the IAS. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं how history meets geography. And इसके लिए who is the better person to give us the clarity? The man of timeline himself, Abhishek Srivastava sir. He is going to navigate us through the historical perspective to the geographical idea of the entire world. Welcome sir. थैंक यू सर, थैंक यू दीपेंद्र सर, एंड इट्स अ प्रिविलेज सर। मतलब सौभाग्य है कि आपके साथ ये डिस्कशन हो रहा है जहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिल रहे हैं। सर मैं आपको पढ़ाते हुए देखता हूँ ना, तो एक जॉन एलिया साहब की लाइन है कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है बट मेरी बातें मजाक नहीं होती। क्या बात है सर। तो सर ज्योग्राफी जब मैं पढ़ता था तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लगता था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लगता था कि इसमें कुछ रस नहीं है। जैसे हिस्ट्री में बहुत रस है, बट जब मैं आपकी क्लासेस देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ, ज्योग्राफी में किस तरह से कहानी, रस, बातें, एनर्जी आप डालते हो, तो डैट इज़ सुपर सर। बहुत ही मज़ा आता है। तो जब ये हुआ कि हाँ, ये ब्रेकिंग बाउंड्रीज़ का सेशन आपके साथ है जहाँ पे हम दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे, तो आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे कि कब हम लोग मिलेंगे और ये डिस्कशन होगा, बातें होंगी। एक बात सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैंने भी अपनी पूरी प्रिपरेशन में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा। एक ही सब्जेक्ट था जिससे मुझे कभी लगाव नहीं हुआ, वो था हिस्ट्री। और हिस्ट्री मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, पढ़ाने के दौरान पढ़ा, और वो भी पढ़ा आपके लेक्चर से। अरे वाह। और उसमें मैंने एहसास किया कि कैसे डेक्कन लावा प्लेटू को हम जोड़ेंगे हिस्ट्री से, कैसे सारी कहानियाँ एक साथ जुड़ती हैं। जो भी इन्वेजन हुए वो ऐसे नहीं थे, कुछ कारण था उनके पीछे, कुछ ज्योग्राफी थी जिसने शेप किया उस हिस्ट्री को। तब मुझे एहसास हुआ कि हिस्ट्री इज लिटरली टू बी ट्रीटेड एज ज्योग्राफिकली। ये आपने बहुत बड़ा इनकलकेशन किया मेरे अंदर, दैट वाज लाइफ चेंजिंग। और जिस रस की आप बात कर रहे हैं उसको मैंने फिर इनकलकेट किया अपनी क्लासेस के अंदर। चलिए सर, मेरा जो है सौभाग्य है कि मेरी क्लासेस से आपको फ़ायदा हुआ। चलिए, अच्छी बात है। तो सर आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें हम 3-4 चीज़ें जो मेरे दिमाग में है कि हमें डिस्कस करनी है। एक पहली बात जो है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो शेप करती है, या इन्वायरमेंट जो है वो शेप करता है हिस्ट्री को। तो पहला पार्ट अपना मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, वो इस बारे में है। दूसरा डिस्कशन जो हम करेंगे कि जो रिवर्स है, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, कि ह्यूमन पावर जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ओवरकम कर देती है।
वो इन्वायरमेंट से जीत जाती है, जो पॉसिबिलिस्टिक थॉट है वो अपन डिस्कस करेंगे। और तीसरा सर जो है, आप क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर जो है आप एक्सपर्ट हो उसके, तो मैं थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, क्योंकि जो आज हो रहा है वो 50 साल बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी लिखी जा रही है, बस वो आज हम उसे करंट अफेयर नाम दे देते हैं, कल को वो हिस्ट्री होने वाली है। तो आज जो हो रहा है वो भी ज्योग्राफी से ही कनेक्टेड है और यही आगे जाके हिस्ट्री होनी है। तो वहाँ पे सर मुझे आपके व्यूज़ चाहिए होंगे। और लास्ट में सर थोड़ा सा यूपीएससी का डिस्कशन करेंगे कि हाउ दिस ब्रेकिंग बाउंड्री हेल्प्स यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन एंड हाउ इट एक्चुअली ब्रेक। सर मैंने जब शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी और पहला मेंस देने से पहले मुझे जब तक जीएस चल रहा था तब तक मुझे ज्योग्राफी दिख रही थी, हिस्ट्री दिख रही थी, पॉलिटी दिख रही थी। लेकिन मेंस तक आते आते हुआ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, ये सब्जेक्ट सब कनेक्टेड हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, तब मुझे हेरोडोटस की बात समझ में आएगी, ज्योग्राफी टू बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली और हिस्ट्री टू बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली, क्या कह रहे थे वो। और ये पॉलिटी किस तरह से हिस्ट्री से निकल रही है, कल्चर किस तरह से हिस्ट्री से निकल रहा है, सोसाइटी किस तरह से बन रही है। और अपना सर पेपर जो GS1 है वो भी यूपीएससी ने यही सोच के रखा कि हाँ एक ही पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों होना चाहिए, सोसाइटी उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो सर आज जो है इस पे अपन इसमें सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखेंगे ना, मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये तो 4 पेपर हमारी कन्वीनियंस के लिए हैं, बट अगर आप उनको देखोगे ना 1 इज कनेक्टेड विद 4 थॉरली, ट्रू एंड सारे पेपर कनेक्टेड हैं। राइट। एक बात तो ये ऐड करना चाहता, दूसरी चीज़ मैं ये भी बोल रहा था जो आप बोल रहे थे ना, पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, इसको हम ऐसे भी तो बोलते हैं सर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स करेक्ट एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जब हम पास्ट में वी वर फॉरेजिंग इन फॉरेस्ट, तब हमें थोड़ी आइडिया था कि हम नेचर पे कब्जा कर लेंगे। हम तो तब नेचर के द्वारा जो भी हमें दिया जा रहा है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। ट्रू ठीक है, हमें नदी मिलती है, हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, हमें फ्रूट्स दिखे वो भी मॉनसून की वजह से या किसी भी बारिश की वजह से हो रहा है, तो वो हम उसके ऊपर खुद नेचुरलाइज होते जा रहे हैं। बट जब हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैन इज पावरफुल, वी आर दी वन, जब हमने इनफैक्ट जब हमने फायर को भी टेम कर लिया ना, टेमिंग ऑफ फायर वाज द इंसिडेंस जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को पूरा शेप कर दिया। ट्रू। और सर दूसरा मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद जब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो जो है वी गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि दैट इज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। कि हाँ वो क्रांति है, वो फिर जो है एक इवेंट नहीं है कि हाँ हमने डोमेस्टिकेट कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है, वो क्रांति है सर। वहाँ से जो इंसान चेंज हुआ है, हमारी पूरी इतिहास जो बनना चालू हुआ है, वो गेम चेंजर रहा है सर। इसीलिए मैं एक बात और भी कह रहा था कि जैसे हम ज्योग्राफी हिस्ट्री देख रहे हैं, आपने अभी बोला कि सर सोसाइटी, रिलीजन सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए। जब हमने डोमेस्टिकेशन किया प्लांट्स का, उससे आया सरप्लस से सारी कहानी शुरू होती है। करेक्ट सर। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो डिजीज पैटर्न है वो भी सरप्लस से ही हुआ। करेक्ट। जब आपने हिस्ट्री में पोट्रीज पढ़ाए, वो भी सरप्लस से ही हुआ कि जब सरप्लस आएगा तब रखेंगे का। और उसके बाद सर ये भी है ना कि आपके पास टाइम भी तो है। ट्रू। आपके पास वक्त है, खाली वक्त है। करेक्ट। उसमें पॉपुलेशन भी बढ़ा हो गया। और सारा इनोवेशन जो हुआ है वो उसी के दरमियान हो पाया है, क्योंकि पहले तो आदमी बिजी था। फूड कलेक्ट करना है, हंटिंग करना है, बिजी था। लेकिन एग्रीकल्चर आने के बाद तो फ्री टाइम मिला, आदमी खेत किनारे बैठ के सोच रहा है कि यार अब और क्या किया जाए, है ना। ये तो खेती तो लगेगा 2-3 महीना, अब और क्या किया जाए। तो फिर दिमाग में आ रहा है कि हम मटका बना देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही इंसान। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूँगा जो है ज्योग्राफी डिक्टेटिंग हिस्ट्री पे, जिसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जैसे आप नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। तो सर उस पर बात शुरू करते हैं। तो जो है सर इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की एक जो है प्री हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड है, या प्रोटो हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड है। तो जो है मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान रहा है राइज ऑफ आईबीसी में। बिल्कुल। तो सर आपका क्या मानना है इसमें? सर एकदम बिल्कुल सत्य है, ये एकदम फैक्ट है। और यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी ने ही शेप किया है उस पूरी सिविलाइजेशन को भी। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो फ्लरिश हुआ है वो उनके एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर को सपोर्ट किसने किया? फर्टाइल प्लेन्स ने। फर्टाइल प्लेन्स को सपोर्ट किसने किया? वहाँ के रिवर्स ने। एग्जैक्टली। एंड मोर ओवर मैं तो ये भी कहता हूँ सर कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेड रूट्स, जो पासेस हैं वो कौन दे रहा है? ज्योग्राफी दे रही है। वहाँ का जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है वही तो हमें बताता है कि ये रास्ता खुला है, ये पास है, आप यहाँ से अपना सामान लेके चले जाओ। सही बात। आप मेसोपोटामिया से कनेक्ट कर लो, अपने ट्रेड रूट्स डेवलप कर लो। दूसरा,
एक चीज और भी है कि आप अगर देखो कि भले ही हमें उस समय पे ये नहीं पता था कि मॉनसून क्या होता है। मॉनसून तो बहुत हमें बाद में पता लगा कि मॉनसून वर्ड है, ट्रू अरेबियन। टेक्निकली हम मुझे भले बाद में समझ पाए, बट हवा तो पहले भी लगी रही थी, हवा भी लग रही थी, बारिशें तो हो ही रही थी, बारिशें तो हो ही रही थी। ठीक है, भले ही हम सोचते थे ऊपर बरसों रे मेगा, बट मेगा तो बरस ही रहे थे। कम से कम इतना समझ में आ रहा था ना, हवा उधर को जा रही है, उधर को जा रही है, तो जहाज लेके जा सकते हैं उधर को। और जब हवा जा रही है, बारिशें आ रही हैं, तो खेती हो रही है, खेती हो रही है, खेती हो रही है तो प्रोस्पेरिटी आ रही है, राइट। तो वो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा है। राइट। एंड एक और चीज आप ये भी देखो, जो आईवीसी का डेवलपमेंट है वो टुवर्ड्स साउथ है, हाँ, पूरा डेक्कन की तरफ है, डेक्कन की तरफ है, और डेक्कन इज रिसोर्स रिच रीजन। वन, डेक्कन पे पोर्ट्स हैं, एंड मैं उस पे आपसे लूंगा पूरी की पूरी जानकारी कि जो भी डॉकयार्ड्स बने हैं, हाँ। उन पे आप कुछ लाइट्स थ्रो करोगे अभी, बट मैं तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इतना जानता हूं कि डेक्कन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। डेक्कन की तरफ आना, इसका मतलब है आपके पास इंडियन ओशन का एक्सेस आ रहा है, एक्सेस आ रहा है अरेबियन सी पे। राइट। तो सर जो आपने बात की ना रिवर्स वाली, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए, आज के हिसाब से देखा जाए, तो वो एरिया जो है रेगिस्तान एरिया या राजस्थान एरिया, वहाँ पे इस समय बहुत बारिश नहीं होती। लेकिन उस समय क्या था कि पहली बात तो इंडस रिवर तो थी ही, उसके साथ साथ ये घग्गर हाकरा जो हम आज बोलते हैं, शायद उस समय सरस्वती रिवर कहा जा सकता है, कि सरस्वती रिवर हुआ करती थी। इसमें एक बात आपको बस छोटी सी मैं ऐड करूंगा। जी सर। हम हमेशा बोलते हैं कि सरस्वती रिवर उस जैसलमेर के एरिया से निकलती है। हाँ। मैं क्लासेस में एक बात बोलता हूँ कि पोखरन इज अ वेरी फेमस साइट। पोखरन से लेके मोहनगढ़ एक रीजन है जैसलमेर में, वो अराउंड 90 से 92 किलोमीटर का रीजन है, जिसमें 60 किलोमीटर के अंदर ऐसा एरिया है जहां पे आपको पानी मिलता है अंडरग्राउंड पे। बीएसएफ के वहां के लोग अपनी फ्रेश वाटर की जो नीड है वो उसी पानी से पूरा करते थे। मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इसको लाठी सीरीज कहते हैं। ओके। दिस इज ए लाठी सीरीज, जिसमें पूरा पानी मिलेगा 60 किलोमीटर पे। रेगिस्तान के अंदर दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 60 किलोमीटर का पानी है। और दूसरी ये भी है कि हमारे दिमाग में ऐसा लगता है राजस्थान मतलब पूरा रेगिस्तान मतलब हवाएं चल रही हैं, धूल आंधियां हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है सर, उस रेगिस्तान के अंदर पत्थर हैं, जिसको हम हमादा कहते हैं, वो हमादा है, उसी एरिया में ये है। और ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि ये जो सरस्वती जो हमारी रिवर है वो उसी रीजन से पास करती है, तो उसका एक लेफ्ट ओवर चंक है जो वहां पे है। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले वहां पे जब ड्रिलिंग हो रही थी तो खूब पानी निकला। ओके। बहुत पानी निकला, जिसकी बात आप कर रहे थे। तो सर इससे मुझे एक और बात याद आई कि सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी कहते हैं कि रिवर कैप्चर टर्म जो हम यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में, कि रिवर कैप्चर हो गया था। और सरस्वती नदी जो है वो या तो सतलज में जाके मिल गई या यमुना में जाके मिल गई। जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफली वो यमुना में मिल गई है। हो सकता है थोड़ा पानी सतलज में चला गया, लेकिन मोस्ट ऑफली वो यमुना में मिली। क्यों? क्योंकि जो है क्या है ना कि उस समय ऐसी राइटिंग नहीं होती थी कि इसको नोट डाउन कर लो कि हाँ ये यमुना में मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन कहानियाँ रह गई हैं। तो जैसे आप महाभारत पढ़ते हो, तो महाभारत में जब ये जो पांचों पांडव हैं और कुंती हैं, जब ये उस जहर रीजन से निकल रहे थे लोग, तो वो नदी सरस्वती नदी बीच में पड़ती है, तो वो नदी रास्ता नहीं दे रही थी, ये लोग पार नहीं कर पा रहे थे। Okay. तो कहते तो भीम ने उठा के एक पत्थर वहाँ पे जो है फेंका और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब ये उस समय रिवर कैप्चर समझाना मुश्किल रहा होगा, लेकिन ये कहानी लोगों को याद रहेगी कि हाँ जो है एक नदी थी जो अब ब्लॉक हो गई है और जो यमुना की तरफ जा रही है और या सतलज की तरफ जा रही है। बट वाई यमुना जो है, यमुना क्यों कह रहा हूँ मैं, हम कहते हैं कि संगम में गंगा जमुना सरस्वती है, कि उनका संगम है। अभी सरस्वती कहाँ है ना, कहते हैं कि गायब है। वो एक्चुअली वो नदी, वो जो पानी था सरस्वती का, वो शायद यमुना में मिल गया और ये फोक स्टोरीज में ट्रैवल कर गया कि हाँ जो है गंगा जमुना सरस्वती जो है यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि यमुना के साथ ही सरस्वती आ रही हैं। कुंभ का दौर चल रहा है सर, आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं। और सर जो है समझिए कि नदी जो गंगा है, गंगा मात्र एक नदी होती अगर ये आस्था ना जुड़ी होती, अगर ये श्रद्धा ना जुड़ी होती। जब उसमें हिस्ट्री जुड़ती है, कहानियां जुड़ती है, तब महाकुंभ होता है। बिल्कुल। तो ये महाकुंभ भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों जुड़े हुए हैं, कि मात्र एक नदी नहीं है, उसके साथ कहानियां, उसके साथ माइथोलॉजी है, उसके साथ श्रद्धा है। और आज हो भी रहा है, महाकुंभ हो रहा है सर। इसीलिए मिस्टीरियस सरस्वती कहते हैं, मिस्टीरियस सरस्वती कहते हैं। हाँ जी सर, आप आईवीसी के बारे में बता रहे थे, कुछ रिवर्स का आप घग्गर और हाकरा रिवर के बारे में कुछ बता रहे थे। जो है कहीं ना कहीं जो साइट्स हैं सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
वो दो सारी साइट्स कहीं ना कहीं इंडस और या तो सरस्वती रिवर से कनेक्टेड है, या फिर आपने जो मेंशन किया कि हाँ टुवर्ड साउथ वो बढ़ रही है। तो टुवर्ड साउथ बढ़ने का देखिए दो कारण है। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डेक्कन जो है एरिया जो है इट्स रिसोर्स रिच। तो जैसे कि अभी जो अवशेष मिलते हैं हमको, तो उससे पता चलता है कि कोलार से इवन गोल्ड भी इंपोर्ट किया जा रहा था। तो डेक्कन से जो है प्रेशियस स्टोन्स भी आते थे। तो चन्हू, दारो और ये लोथल, यहाँ पे बीड फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ पे इन पत्थरों से मालाएं वाले बनती थी, क्योंकि उस समय भी यही शौक था, राइट है ना, कि हाँ एनिवर्सरी आ रही है तो एक माला दे दो, सही बात है ना, कुछ हार दे दो। तो हाँ, तो उस समय भी हार वगैरह की डिमांड रही होगी। तो इस तरह की बीड फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी। और दूसरी बात ये है कि कनेक्शन जो था, इस एरिया को कहा गया मेलुहा, मेसोपोटामियन राइटिंग में इसको मेलुहा कहा गया है। और ये जो कनेक्शन था ये मेलुहा के साथ था। तो आप देखेंगे कि एक डेक्कन की तरफ तो एक्सपेंशन है, आप ये देखते हो डाइमाबाद, धोलावीरा, लोथल, ये सब डेक्कन साइड आपको दिखाई देंगे। लेकिन दूसरा एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा टुवर्ड्स कराची, टुवर्ड्स मकरान को साइड, ऑलराइट, है ना। वहाँ पे आप देखोगे कि सुरकोटड़ा है, सोक्ताको है, बिल्कुल, ये सारे आपको पोर्ट्स दिखाई देंगे जो कि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं आपको मेसोपोटामिया से। तो इसलिए नीचे से वो ब्रॉड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऊपर को नैरो है, नीचे पूरा ओपन हो जाता है, राइट। इनफैक्ट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग साइट है विच इज शौतुघई। तो शौतुघई अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में नॉर्दर्न साइड में एक पत्थर मिलता है लपिस लजुली, इसे हिंदी में राजवर्द कहते हैं। और कहते हैं कि क्योंकि मालाओं के लिए ज़रूरत पड़ती रही होगी सब पत्थर बनाने का, और शायद हम लोग जो इस पत्थर से माला बनाते थे, अंगूठी बनाते रहे होंगे, बहुत बढ़िया बनाते रहे होंगे। तो इस लपिस लजुली की डिमांड मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इसलिए ट्रेड भी जो है ये वहाँ बदख्शान माइन से इंडिया आता था, और फिर जो है बना के उसकी माला वाला बना के हम लोग मेसोपोटामिया में बेचते रहे होंगे। ग्रेट। तो ये इस तरह का ट्रेड हम लोग का उस समय चल रहा था। और कहीं ना कहीं सोचिए कितने रिसोर्सफुल रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि उन्हें पता है कि हाँ वहाँ से हमें चाहिए तो वहाँ पे एक जो साइट बना देते हैं, एक अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी बना देते हैं। उनको पता है कि हाँ इधर के पोर्ट्स चाहिए तो यहाँ पे हमारी साइट्स होनी चाहिए। तो खूबसूरती है सर, उनको भी ज्योग्राफी समझ में आ रही थी। ह्यूमन इज समवन, दैट इज व्हाई वी से ना, अगर एक शेर और एक आदमी को सामने खड़ा कर दो, शेर जीतेगा हमेशा। बट फिर भी आज हम प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं उनको बचाने के लिए। सही बात। ह्यूमन इज रूलिंग ओवर दिस प्लेनेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन। और जो आप बात बोल रहे हो कि हमने वक्त की मांग को समझ लिया, मांग को समझा कि हाँ जरूरत है भाई। सर ये तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी। सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में बताता हूँ आपको। मेहरगढ़ जो है ये आपका बलूचिस्तान साइड, आपका कोची प्लेन से पड़ता है, और इसको वीट बास्केट कहा जाता है। मैं मानता हूँ कि मेहरगढ़ वॉज द इनोवेशन सेंटर फॉर इंडिया। मेहरगढ़ बोलन पास से कनेक्टेड है मेसोपोटामिया से। तो पहली सिविलाइजेशन जो शायद शुरू हुई, जो मैक्सिमम इनोवेशन पहली बार हुआ होगा कि सिविलाइजेशन बनती भी कैसे है, वो मेसोपोटामिया में हुआ होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो वीट का जो डिस्कवरी है वो भी टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच में मानी जाती है। बिल्कुल। कि वहां पर पहली बार गेहूं पैदा हुआ, क्योंकि वहीं हो भी सकता है सर, क्योंकि वैसे भी वीट टेम्परेट क्रॉप है। हाँ, तो थोड़ा रीजन से भी ऊपर है वो, तो वहां ग्रो भी किया जा सकता है। तो वीट बीइंग अ टेम्परेट क्रॉप हमें कैसे मिली? तो दैट वाज थ्रू बोलन पास, थ्रू मेहरगढ़। तो आपको पहला वीट, अच्छा, इसीलिए वहां पे सबसे पहला राइट, ओके, यस। तो अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि पहला जो साइट है जहाँ पे ये गेहूं और सब मिला, सब मिला, वो वही कारण है कि हाँ वहीं पे मिलना भी चाहिए था, वही सही जगह है जहाँ पर ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ होगा, लोग वहाँ पे खाते होंगे रोटी, धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी। तो मेहरगढ़ में आपको दिखेगा। दूसरा, मेहरगढ़ में आपको पहली बार कॉटन कल्टीवेशन दिखाई देगा, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 3000 साल पहले आपको वहीं पर जो है एक 2012 का एक आर्टिकल है नेचर का, जो कि बताता है कि ड्रिलिंग, दांतों के अंदर ड्रिलिंग हो रही है ना। वो ड्रिलिंग एग्जैक्टली क्यों है, रूट कनाल करा रहा है कोई या क्या है, लेकिन हाँ दांतों के अंदर, लाइव आदमी के अंदर दांतों में ड्रिलिंग हुई है। तो प्रोटोडेंटिस्ट्री कहा जाता है कि प्रोटोडेंटिस्ट्री के हमको अवशेष मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले ग्रेनरीज वगैरह हमको मिल रही हैं, कि वो जैसे हम लोग गांव में देखते हैं ना अपने, कि जब घर बनाया जाता है तो सामने एक घर में एक कंपार्टमेंट कर दिया जाता है कि जहाँ पे आप स्टोर करते हो। तो जो भी खेतों से गेहूं आया वो आपने वहां रख दिया, आलू आया, आलू आपने किनारे रख दिया। तो इस तरह के ग्रेनरीज हम लोग अभी भी गाँव में घरों में देखते हैं। वैसे आपको घर मिलते हैं मेहरगढ़ में, जिसमें मिट्टी का घर है, पीछे कमरे में कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें शायद वो गेहूं रखते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो ये पहली बार जो, इनफैक्ट बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बार ये सब जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं ये मेहरगढ़ में दिखाई देती है। सर कॉटन का भी आप कुछ बता रहे थे ना? राइट सर, कॉटन भी पहली बार जो है जो प्रोड्यूस हुआ है, वो हमें जो अब तक अवशेष मिला है वो मेहरगढ़ में मिला है कि कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो अराउंड 5000-6000 BC।
तो मतलब वो आईवीसी से पहले? आईवीसी से भी पहले है सर, राइट। ओके। इनफैक्ट एक और बात मैं बताऊँ आपको सर, 1972-73 में एक एक्सकेवेशन हुआ जो हमें पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत होमोजेनस कल्चर दिखाई देता है। तो होमोजेनस कल्चर एक साथ इतनी बड़े एरिया में कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल कि कहीं और अगर कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है डिफरेंट होगा, नीचे कुछ और होगा, तो एक साथ इतना एक ही जैसा सिटाडेल, एक ही जैसा थॉट प्रोसेस कैसे हो रहा है? तो उसमें पता चला कि इसमें हमें पैटर्न जो है सबसे पहले दिखाई दिया मेहरगढ़ में, कि मेहरगढ़ में देयर वर सीक्वेंस ऑफ इनोवेशंस, कि यहाँ अगर जो है फोर्टिफिकेशन हो रहा है तो ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, या फिर पॉटरी बन रही है, जैसे वहाँ की पॉटरी ब्लैक एंड रेड पॉटरी, एक्चुअली नॉट ब्लैक एंड रेड, इट्स ब्लैक ऑन रेड पॉटरी। तो आप देखेंगे कि वो पॉटरी जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें बहुत सारे आर्टिस्टिक डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो जो मैच्योर फेज की पॉटरी वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो इनिशियल फेज की पॉटरी है वो आपको मेहरगढ़ मिलेगी। तो जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है वो आपको मेहरगढ़ में दिखाई देता है। और फिर वो मेहरगढ़ से ट्रैवल होता है टुवर्ड्स चोलिस्तान डेजर्ट। ये सिर्फ मेहरगढ़ इसलिए है क्योंकि मेहरगढ़ क्लोज है मेसोपोटामिया के, वहां से ट्रैवल होता है। वन ऑफ द थ्योरी की जो है शायद ये आइडियाज बाहर से आए, लेकिन एक थ्योरी है जो कहती है, एक डिफ्यूजन थ्योरी, और एक कहती है कि नहीं ये थ्योरी जो है ये जो भी डेवलपमेंट है वो इंडिजिनस है, इंडियन है। हम कहते हैं कि मिक्स्ड है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी नई हैं, पहली बार देखा हमने, है ना, बहुत सारी चीजें हमारी तो होती हैं, राइट, है ना। तो हाँ, तो ये बहुत डिबेटेबल है कि हाँ ये आइडिया सब बाहर से आ रहा है, या वहीं का इनोवेटिव इंडिजिनस है। देखिए जो है क्या होता है ना सर, एक बार होता है कि आप किसी से सीखते हो, माना, लेकिन उसके बाद उस सीखते सीखते प्रैक्टिस करते 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 आप इनोवेट करते हो, और जिससे सीखा होता है आप उससे भी आगे निकल जाते हो। कहते हैं ना वो गुरु गुड़ी रह गया चेला चीटी हो गया। तो वो कुछ शायद वैसा भी हो सकता है कि हाँ ये बहुत सारी बातें जो है वो इंडिजिनस है। मे बी आइडिया सिविलाइजेशन का कि हाँ ऐसे सोचना चाहिए, इस तरह से ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह के मटके बनने चाहिए, हो सकता है कि हाँ ये कुछ वहीं से ट्रैवल हो, बाहर से आए हो भाई, नो डाउट। भाई जो है अफ्रीका को क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा गया है, तो ओरिजिनली देखा जाए तो सब बाहर से आए, सब बाहर से आए, पूरा सब कोई अंदर का नहीं है भाई। सही बात है ना, निएंडरथल से होमो सेपियन होते होते कैसे सब फैल गए, तो सब बाहर से ही हैं। तो हाँ, तो लेकिन जो है मेहरगढ़ से ये आइडिया ट्रैवल हुआ, चोलिस्तान आया, और फिर चोलिस्तान से नॉर्थ और साउथ मूवमेंट है। तब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज में हमको दिखाई देती है। अच्छा, तभी ये चोलिस्तान एक ऐसा पॉइंट बन गया जहां से ऊपर और नीचे दोनों इसका फैलाव हो गया। राइट। फिर डेफिनेटली डाइवर्सिटी हुई, ऐसा नहीं है कि आगे डाइवर्सिटी नहीं हुई, बहुत डाइवर्सिटी। वही सर, वही बात है ना कि जैसे उन्होंने सीखा थोड़ा बहुत उन्होंने भी इनोवेट किया पर आगे बढ़ता गया। हर चेला चीनी होता गया, तो कुछ नया होता चला गया इसमें। करेक्ट जी सर। हाँ सर, आप मेडिवल के बारे में कुछ कह रहे थे। मैं मेडिवल के बारे में ये कह रहा था सर, अगर आप ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव देखोगे ना जी सर, तो आपको मेडिवल के अंदर भी बहुत सारे अंश दिखाई देंगे। जैसे कि मैं तो औरंगजेब की बात ही कर लूँ, अगर डायरेक्ट अगर आप बोलोगे तो उसमें आप देखो ना कि औरंगजेब का सपना था कि वो डेक्कन पे जाए, पूरा विस्तार साउथ में करे अपना। राइट। बट उस साउथ के अंदर विस्तार करने में उसको जो सबसे बड़ा जो उसका एक लिमिटेशन था, दैट वाज अ रिवर। वो रिवर थी नर्मदा नदी। हम आज एक पेज पे देखते हैं ना भारत के नक्शे को, बोलते हैं सर इंटरलिंकिंग कर देंगे, बट हम वो तो हमें तो 2D में दिखता है ना। अगर आप ऐसे देखोगे तो गंगा तो बह रही है प्लेन में, बट नर्मदा के ऊपर अगर आप जाओगे, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सारी नदियां तो प्लेटू पे है। एग्जैक्टली। वो सर ऊपर उठा हुआ भाग है। एग्जैक्टली। तो वो जो बैरियर है, वो बैरियर वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये उसका एक फ्रस्ट्रेशन भी था। एंड यहाँ पे उसके कुछ ये आप मुझसे भी बेहतर बता पाओगे कि मराठास के साथ क्या पूरा लिंकेज है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मराठास पे आऊँगा, बट पहले मैं आपको नर्मदा का एक और इवेंट बताता हूँ कि आखिरी बड़ा हिंदू राजा जो माना गया है वो है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने जब एक्सपेंशन चालू किया तो उसका था कि मुझे साउथ भी एक्सपैंड करना है। बिल्कुल। और जब उसने नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश करी तब उसकी भिड़ंत हुई, उस समय थे बादामी चालुक्यास के पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, तो नर्मदा कहीं ना कहीं उसके लिए भी चैलेंज बन गई, हर्षवर्धन के लिए भी चैलेंज बन गई। तो नर्मदा बिकेम द बाउंड्री बिटवीन टू। वो हर्षवर्धन उससे हार गए बादामी चालुक्यास से, और वो बाउंड्री बन गई। और यहाँ से उनको एक टाइटल दिया गया सकल उत्तर पथनाथा, कि आप जो हैं आप नॉर्थ में जो है रूल करिए, और मैं हूँ दक्षिण पथेश्वर। अच्छा, उत्तर पथनाथा उत्तर में रहे और मैं परमेश्वर। मैं परमेश्वर हूँ, मैं नीचे रहूंगा, आप जो है ऊपर रहिए, आप उत्तर पे जो है राज्य करिए। तो कहीं ना कहीं नर्मदा बिकेम बाउंड्री बिटवीन हर्षवर्धन किंगडम और चालुक्यास किंगडम। तो नर्मदा हमेशा, और आज भी आप देखते हो तो देयर इज अ ह्यूज कल्चरल डिवाइड नॉर्थ इंडिया में, और जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कल्चरल डिवाइड बेसिकली आप
जो है उसमें ज्योग्राफी के टर्म्स में वाटरशेड भी बोलते हैं, वाटरशेड बोल दें, है ना, कि हाँ वो जो एरिया वो वाटरशेड है। एग्जैक्टली। तो जो है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ इट्स अ ह्यूज कल्चरल डिवाइड, कि ऊपर का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और नीचे का कल्चर काफी डिफरेंट है। सतपुड़ा से नीचे आप पूरा डिफरेंट पाएंगे, बिल्कुल। वो क्योंकि वो नर्मदा क्रॉस करना इतना आसान नहीं, क्योंकि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है कि आप नाव लेके क्रॉस कर जाएंगे, उसके साथ पहाड़ भी है, ऊपर विंध्यास भी है, नीचे सतपुड़ास भी है, तो वो इतना आसान नहीं होने वाला। राइट, ये बात थी। तो सर आप मराठास की बात कर रहे थे। सर मराठास जो है आर नोन फॉर गोरिल्ला वॉरफेयर, कि हाँ जो है वो जो गोरिल्ला वॉरफेयर है वो भी बेसिकली उस टेरेन का प्रोडक्ट है। बिल्कुल, वहाँ पे प्लेन्स नहीं है भाई, आपका पानीपत जैसा पूरा पठार एरिया जो है प्लेन एरिया नहीं है कि आप घोड़े लेकर आ गए युद्ध हो रहा है, तो उस तरह का क्षेत्र नहीं है कि कुरुक्षेत्र नहीं है कौरव पांडव लड़ रहे हैं, नहीं, हाथी घोड़े की आमने सामने से लड़ाई हो रही है, रथ घूम रहे हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये लड़ाई है जंगलों की, ये लड़ाई है पहाड़ियों की, ये लड़ाई है वहाँ की ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी की। राइट, ये लड़ाई है वहाँ की टोपोग्राफी से, राइट, ये लड़ाई है। और मैं तो सर इसके बारे में बात आगे भी करने वाला था, बट आपने छेड़ ही दी है तो मैं उसको यहीं पे ले लेता हूँ। आप एक सिमिलैरिटी देखें, मराठास का जो गुरिल्ला वॉरफेयर है और अफगान में जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, दोनों कैसे कितना खूबसूरती से कनेक्ट होते हैं। अगर आप अफगानिस्तान की भी टोपोग्राफी देखोगे, कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा है कि वो हिंदू कुश से घिरा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, बट एक चीज और भी है, वहां की जो पहाड़ियां है ना, वो इतनी ऊंची नहीं है कि आप एवरेस्ट देख रहे हैं वहां पे। हाँ, इतनी ऊंची पहाड़ियां नहीं है, पहाड़ियां डेन्यूडेशन हो गया उनका, वो छोटी हो चुकी हैं। और वहां की टोपोग्राफी इतनी रगड है कि आप ऐसा नहीं है कि आर्मी भेज रहे हो अपनी, अमेरिका ने भेजा 2001 से लेके 20 साल तक वो लड़ते रहे, बट वो नाकामयाब हुए। ब्रिटिशर्स आए, वो नाकामयाब हुए, और रशियंस, यूएसएसआर ने भी, सोवियत ने भी पूरी कोशिश की, और फिर हम कह देते हैं कि अफगानिस्तान इज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बना ही वहां की रगड टोपोग्राफी के कारण। एक मेजर रीजन उसका यही था, क्योंकि जो आर्मी लेके आया ना, वो तो अपने बंदूक भाले लेके आया है, हाँ, उसको नहीं पता कि गुरिल्ला वॉरफेयर होने वाला है यहाँ पे। एग्जैक्टली, वो यहां से कनेक्ट होता है, और यही चीज थी जो वहां पे लैक की, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे चाहे वो अमेरिकन जब आए, राइट, इसलिए वो फेल हो गए अफगान को कब्जा करना। एंड इनफैक्ट अ फेमस कोट दैट आई रिमेंबर राइट नाउ, जो बाइडन ने ये बोला था कि ठीक है हम जा रहे हैं अफगानिस्तान से, बट हम ऐसे देश पे हावी होना भी नहीं चाहते जो खुद लोग अपने लिए लड़ना ना जानते हो, एक बात। और दूसरा ये भी बोला कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को जीता नहीं है, मंगोल्स ने भी जीता, कब्जा किया उन पे, किया है, ट्रू, बट एक स्थिर एकजुट अफगानिस्तान बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। वहां की ज्योग्राफी, वहां की ट्राइबल सिचुएशन, इन सब के कारण। ये एक बहुत अच्छा आपने मराठा और जियोपॉलिटिकल लेगेसी को जो कनेक्ट हुआ है ना हमारा, दैट इज समथिंग गुड। सर इसी से जुड़ी एक और बात है सर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की इंपॉर्टेंस, कि आप देखो कि जो है ज्योग्राफी ने डिसाइड किया है कि इन्वेजन इंडिया पे किधर से होगा, है ना। आप ये देखो कि जितने भी इन्वेजन हो रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन से हो रहे हैं, क्योंकि पहले नेवी नहीं हुआ करती थी। जो पहले जो होता था, जहाज होता था, उसमें आप सामान लेके जा सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जहाज से अटैक नहीं होते थे, बिल्कुल। और इंडिया पे अटैक करने का सिर्फ एक रास्ता था, या तो आप खैबर पास से आओ या बोलन पास से आओ। तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही सारे अटैक हो रहे हैं। इनफैक्ट आप शुरू करो अगर जो है महाजनपदास टाइम में जो अकैमेनिड एम्पायर ने गांधार, कंबोज वगैरह पे कब्जा किया था, या फिर आप जो है मर्केंटाइल एरा में आओ, जो है ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास अगर आप देखो तो बाक्ट्रियंस की एंट्री होती है। इनफैक्ट अलेक्जेंडर भी तो उसी साथ से आया, उसी तरफ से आया है। तो बाक्ट्रियंस की एंट्री होती है, साकास की एंट्री होती है। और फिर मेडिवल इंडिया में भी आप देखो सारे जो इन्वेजन है, लूटपाट है, अगर गजनी आ रहा है तो वो भी इधर से आ रहा है, घौरी आ रहा है तो वो भी इधर से आ रहा है। सर ये जो अलेक्जेंडर आप बात करो, ये कैसे आ रहे थे सर? ये सब घोड़ों पे आ रहे थे, घोड़ों पे आ रहे थे ना। हाँ। इसकी एक बात पता है क्या सर जी, ये सारा स्टेपे प्लेन्स है। हाँ, और जो हॉर्सेस है, जो चैरियट है, वो उनको मिला, राइट, वो उनको नेचर ने, वहां की ज्योग्राफी ने, वहां की क्लाइमेट ने दिया, हाँ, जिसकी वजह से उनके पास पहले ही एक्स्ट्रा एज था, राइट, कि वो उनका इस्तेमाल करके आ सकते हैं। करेक्ट। दैट्स अगेन ज्योग्राफी इज मीटिंग। और सर घोड़ा जो है, बहुत सही पॉइंट आपने उठाया
कि घोड़ा जो है, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर हॉर्सेस, तो आप ब्रीडिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि दिल्ली सल्तनत टाइम में ब्रीडिंग नहीं हो रहा था या पहले ब्रीडिंग नहीं हो रहा था। देयर वर सेंटर्स जहाँ पे घोड़ों को ब्रीड किया जा रहा था, लेकिन जो इंडियन हॉर्सेस थे उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो लॉन्जिविटी नहीं थी, वो वॉर जो है रेडी नहीं थे। लेकिन जो हॉर्सेस जो है सेंट्रल एशिया में हो रहे हैं, जो आप स्टेपीज आप कह रहे हो, है ना, वो जो हॉर्सेस है, ईरानी घोड़े, अरबी घोड़े, ये जो घोड़े हैं, ये आज भी हम बोलते हैं अरबी घोड़ा, क्योंकि वो वहीं से चला है। न्यूट्रिशियस फूड मिलता है सर वहाँ पे, ग्रासेस आर न्यूट्रिशियस, राइट, और वहाँ पे वो ह्यूमिडिटी भी कम है, तो जो है जो ओवरऑल जो घोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है वो वॉर फ्रेंडली है, वो आ रहा है। और यही कारण है कि मेडिवल में एक बहुत बड़ा फैक्टर है हॉर्स ट्रेड। पहले क्या था, एंशियंट इंडिया में एंड की तरफ आओ, गुप्ता टाइम तक आओ, तो तब तक इकॉनमी ठीक चल रही थी हमारी, तो पैसा भी था, तो घोड़ा खरीदना महंगा नहीं पड़ता था। तो आप एंशियंट इंडिया में कभी हॉर्स ट्रेड की बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हॉर्स ट्रेड हो रहा है, बट दैट्स अ नेचुरल नॉर्मल कमोडिटी, कि हाँ भाई घोड़ा भी खरीद लिया, जैसे कपड़े खरीदते हैं, क्या ही हो गया। लेकिन आप मेडिवल इंडिया में देखोगे हॉर्स ट्रेड एक जो है मुद्दा है, कि हाँ जो है घोड़ा मंगा रहे हैं हम, क्यों सेंट्रल एशिया से मंगा रहे हैं, क्योंकि जब में पैसे कम है। तो वहाँ पे बात हो रही है घोड़ा जरूरी है, भाई लड़ाई लड़नी है तो घोड़ा चाहिए, तो आपको मंगाने पड़ेंगे घोड़े। तो सेंट्रल एशिया से घोड़े आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं, सी रूट से आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे एम्पायर्स क्रिएट होने लगी, फ्रेगमेंटेशन होने लगा, तो अब जो है विजयनगर को भी घोड़ा चाहिए, बहमानी सल्तनत को भी घोड़ा चाहिए, तो अब ये अरबी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा, कि हाँ घोड़ा सी से आना लग रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। उबर ओला नहीं थे शायद इस समय पे, इस कारण से कि भाई अगर लड़ाई लड़नी है तो अच्छा घोड़ा चाहिए भाई, चाहिए तो जो है मंगाओ भाई। फिर तो अरब में आप देखेंगे कि हॉर्स ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मेडिवल इंडिया में। ओके सर, नाउ आई विल टेक यू टू दी थर्ड पार्ट वेयर ज्योग्राफी इज डिक्टेटिंग हिस्ट्री। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर आप करंट सिनेरियो देखो, तो क्या अभी भी ज्योग्राफी डिक्टेट कर रही है? सर बहुत सारे फैक्टर्स में आप देखोगे कि ज्योग्राफी अभी भी काफ़ी हद तक डिक्टेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, पेनिनसुलर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, बिल्कुल, इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि जो है जो पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो भी सदर्न इंडिया में आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्टेबल लैंड मास है, आपकी प्लेट बाउंड्री से काफ़ी दूरी है, तो अर्थक्वेक वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर जो है बहुत कम है। बिल्कुल, कल्पक कम हो गया, या जितने भी कहेगा ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट स्ट्रेटेजिकली वहीं पे रखे गए कि हाँ भाई यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगा, ये स्टेबल है, कोई ऐसी घटना यहाँ पे नहीं हो सकती। आप जो है कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है तो पेनिनसुला में लैंड खरीदना कंफर्टेबल रहेगा, कि भाई यहाँ पे अगर मैंने फैक्ट्री लगा भी दी, करोड़ों का जो एस्टैब्लिशमेंट कर भी दिया, ये नहीं गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं। वहीं नॉर्थ इंडिया में क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज के आप पास हो, आप बार बार सुनते रहते हो कि हाँ अर्थक्वेक आया, बिल्कुल, लैंडस्लाइड्स, हिली टेरेन तो वैसे भी इंडस्ट्रियली डेवलप हो भी नहीं सकता। राइट, तो आप नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि हाँ ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है, कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी उसके पीछे काफी बड़ा रोल प्ले करती है। एक चीज मैं ये भी देखता हूँ, और ये है भी एक फैक्ट जो मुझे नजर आता है, कि आप ओशंस के पास जब होते हैं, अगर इफ यू हैव द एक्सेस टू द सी, वो सिर्फ ट्रेड को ही फैसिलिटेट नहीं करता, वो इनोवेशन को भी फैसिलिटेट करता है। सही कह रहे हो आप जी, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि सदर्न इंडिया में आपको इनोवेशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा दिखाई देता है। वो लेटर ऑन नॉर्दर्न इंडिया में सर गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड भी इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी गर्मी में रोड रेज हो सकता है। और इस समय पे मतलब सिर्फ रजाई में बैठा ही जा सकता है, ठंड में सिर्फ रजाई में बैठा जा सकता है। तो इनोवेशन आदमी कहाँ करेगा, दिमाग कहाँ चलेगा, सड़क पे वो ये घूम रहा है कि हाँ जो है मैं कहीं से गर्मी मिल जाए, कहीं तब तक जला दूं, तो वो इनोवेट नहीं कर पा रहा है, वो बेसिकली ढूंढ रहा है कि किसी तरह जो है गर्मी थोड़ी सी मिल जाए ठंड में। इसलिए जो एक बात इसमें ना ये भी हुआ कि बेंगलोर को जब अच्छा एक एस्पेक्ट मिला, वो वहाँ के क्लाइमेट ने दिया। राइट, वहीं पे सारा सेटअप हुआ, जो पूरा हमारा आईटी सेक्टर का, जो टर्शरी सेक्टर का हब बना, वो इसीलिए तो बना क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंड्यूसिव था। चाहे बैंगलोर ले लो आप, पुणे ले लो, ये सब जो क्रिएट हो रहे हैं वो यही रीजन है कि वहाँ का क्लाइमेट उसके हिसाब से बहुत कंड्यूसिव है। इसमें सर एक बात और भी है जो मैं देखता हूँ, आप देखो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, इन दोनों को देखोगे ना, इसमें अब के टाइम में आपको ईस्टर्न कोस्ट पे डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई देगा, आपको बड़ी सिटीज़ भी वहीं ज़्यादा अब डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। बी इट इज चेन्नई इज ऑटोमोबाइल हब, उसके बाद आप वाइजैग चले जाएं, या हैदराबाद अब बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रीज़, और उसके साथ साथ टर्शरी सेक्टर का भी हब बनता जा रहा है। बट आप वेस्टर्न पार्ट को देखोगे ना, वहाँ पे आपको पहले दिखेगा मुंबई, उसके बाद आप कोई सिटी नहीं ढूंढ पा रहे हो, कोई सिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा गोवा जस्ट फॉर चिल, है ना, उसके अलावा नहीं मिलेगा। एंड गोवा इज लेगेसी है ना। इसका एस्पेक्ट पता क्या है,
एंड बॉम्बे इज आल्सो लेगेसी, बॉम्बे इज ऑल्सो लेगेसी। करेक्ट। इसका एस्पेक्ट ये कि वहां पे स्प्रॉल नहीं है, एक साइड से समुद्र है, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस है, हाँ अर्बन स्प्रॉल है ही नहीं। बॉम्बे में अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही यही है। कि वो नॉर्थ टू साउथ है, हाँ ईस्ट वेस्ट नहीं है। जबकि ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस है, हाँ एरिया बड़ा है उनके पास, Correct, वो नॉर्थ साउथ के अलावा ईस्ट वेस्ट भी स्प्रेड कर रहे हैं। राइट। तो वो वहां पे अर्बन जो प्रॉब्लम्स है वो कंपैरेटिवली आपको कम दिखाई देंगे। इसलिए आप स्मार्ट सिटीज भी देखेंगे ना, हाँ। तो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे स्मार्ट सिटीज डेवलप होती दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी पॉसिबिलिटी वही है। राइट राइट। दिस इज हाउ अगेन जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम देखें कि कैसे ज्योग्राफी शेप कर रही है पूरी एस्पेक्ट को। एग्जैक्टली। सर मुझे लग रहा है कि हम इसी जो है पहले सेक्शन में अगर बातें करते रहेंगे शाम हो जाएगी। तो मूव करते हैं सर अपने सेकंड सेगमेंट में। बिल्कुल सही बात है सर, शाम हो जाएगी अगर ऐसे चलता रहा। हमने पहला सेगमेंट किया अच्छे से डिस्कस, अब मैं आपको ना दूसरे भाग पे लेके जाना चाहता हूँ जो भी बहुत जरूरी है हमें समझना। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो गया, अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कैसे हुआ है उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मुझे जानना है आपसे, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर करंट सिनेरियो तक। ठीक है सर। हाँ सर, जो है दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। तो सर रिसेंटली जो है अभी हम लोग गए थे, शिमला गए थे, राइट। तो पहली बार शिमला जाने का मौका मिला मुझे, और मैंने देखा कि शिमला पूरा अर्बनाइज्ड है। एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत मसूरी वगैरह देखा हुआ था, और वो भी मैं 10 साल पहले गया था मसूरी। बट शिमला मैंने देखा कि हाँ ऐसे माचिस की डिब्बी टाइप की पूरी बिल्डिंग्स पूरी भरी हुई हैं, और ऐसा लगा कि क्या पहाड़ इसके लिए बना है, क्या नेचुरली यहाँ पे होना चाहिए हमें इस तरीके से। तो मुझे लगा कि नहीं, इंसान कुछ भी कर लेता है भाई। रिसेंटली एक और चीज़ हुई, अभी हम लोग लास्ट मंथ जो है वैष्णो देवी गए थे दिसंबर में, और पहली बात तो कटरा तक ट्रेन जाने लगी, तो काफ़ी पहले चालू हो गया था। बट अब जो है श्रीनगर तक भी ट्रेन पहुँच गई है। कल टनल बनी सर, कल टनल बन चुकी है उसमें, और ट्रेन जा रही है। अब श्रीनगर आप सीधे जो है दिल्ली से आप श्रीनगर ट्रेन में जा सकते हो। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंसान को अब फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में पहाड़ है, नदी है, पानी है, समंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही कैन मेक इट पॉसिबल। तो वो हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिज्म जो है सर, ये शुरू से ही है। आप शुरू से देखो तो नेचर ने, जैसे आइस एजेस से शुरू किया जाए प्री हिस्ट्री, तो आइस एज वॉज नॉट द टाइम जहाँ से हम सर्वाइव करके निकल पाते। बहुत सारे एनिमल्स, मैमथ वगैरह जो थे, बहुत सारे एनिमल्स वो आइस एज में ही खत्म हो गए। बट हम खत्म नहीं हुए। हमने फिगर आउट किया कि नहीं, अच्छा ठंड ज़्यादा है तो क्या करना है, आग ढूंढना है। वी ऑलवेज हैव कल्चरल सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, इसी ने ह्यूमंस को जिंदा रखा है। राइट। हमने फिगर आउट किया आग भी जला सकते हैं, ये कल्चरल सॉल्यूशन ये जो है जानवर का जो खाल है ये निकाल के हम ही ओढ़ सकते हैं। हम जो है गुफाओं में रह सकते हैं। उसने फिगर आउट किया कैसे भी होगा, लेकिन हम जिंदा रहेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, हमें जीना है तो हमें जीना है। और इनफैक्ट बायोलॉजिकली देखा जाए तो वी आर नॉट मेंट फॉर हंटिंग, वी आर नॉट मेंट फॉर मीट ईटिंग। लेकिन नहीं भाई, जीने के लिए अगर करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, हंटिंग करनी पड़ेगी तो करेंगे, खाएंगे, की भी हो, खाया भी हो, जिए भी, सर्वाइव भी किया। तो पॉइंट इज कि हाँ जो है शुरू से पॉसिबिलिज्म तो रहा है। मैं ये नहीं मानता कि एक पॉइंट के बाद आदमी बहुत पावरफुल हो गया और पॉसिबिलिज्म होने लगा। शुरू से ही मैन हैज फिगर्ड आउट कि कैसे मुझे इसको आगे लेके जाना। बस हम पहले एडजस्ट कर रहे थे, पहले थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे, पहले थोड़ा बैकफुट पे खेल रहे थे कि बस सर्वाइवल इशू। अब सर्वाइवल नहीं, अब तो लग्जरी इशू है कि अब हम शिमला में घर बनाएंगे, है ना। तो अब लग्जरी इशू हो चुका है कि भाई जो मन होगा वो करेंगे, है ना। इंसान उड़ नहीं सकता तो प्लेन बना देंगे, उड़ेंगे भी। तो वो सारी चीज़ें जो है फिर वहाँ से चालू हो गई। तो प्री हिस्ट्री में पहले हम बात करते हैं कि हाँ भाई सर्वाइवल तो है, जो है आइस एज में सर्वाइव करना अपने आप में ही पॉसिबिलिज्म। देन जो है जो हम शुरू में बात कर रहे थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। चलिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है एक ऐसा एनिमल मिला जो नॉन वेजिटेरियन नहीं था, आप उसे ले आए, बांध के रख लिया, कोई बात नहीं। जिसने अपनी फूड हैबिट्स चेंज कर ली, कोई बात नहीं, चलेगा, डोमेस्टिकेट हो रहा था, कोई बात नहीं, है ना। बकरी नॉनवेज नहीं खाती थी, आपके लिए खतरा नहीं थी, आप उसे लेकर आ गए, बांध लिया। पिग को आप लेकर आ गए, बांध लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो है प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना, जो कि अपने हिसाब से फ्रूट दे रहा था जो नेचर पे डिपेंडेंट है, जो अपने ऑटोमेटिक में चल रहा था, मतलब एनवायरनमेंट अपने हिसाब से खेल रहा था, वहां पे फिगर आउट करना कि नहीं, इस प्लांट को हम अपने हिसाब से उगाएंगे, पूरी खेती करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और जो है खाना खाएंगे। तो फूड की जो प्रॉब्लम खत्म हुई है ना, जैसे 1920s में वी गॉर्डन चाइल्ड आते हैं और उस समय ये एक्सकेवेशन भी हो रहा था मेसोपोटामिया वगैरह का, तो वहाँ पे उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए। उनका पहला कॉन्सेप्ट था नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये खेती का आना जो है ना, ये नॉर्मल इवेंट नहीं है, इसने दुनिया बदल दी।
क्योंकि जब हम बात कह रहे हैं ना कि खेती के आने के बाद सरप्लस है और फिर यहाँ से कहानी चालू होती है पूरी। जब सरप्लस है तो इनोवेशन है, सरप्लस है तो पॉलिटी है, सरप्लस है तो आप जो है मस्ती कर सकते हैं, थ्योरी है पूरी स्टेट की थ्योरी है, तो आप कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हो। सरप्लस है तो समझो सर कि सरप्लस अगर नहीं होगा तो फेस्टिवल भी नहीं होगा। अगर हम आज फेस्टिवल मना रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो कटाई पे जुड़े हुए हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बैसाखी आने वाला, राइट। तो जो है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हम इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हार्वेस्टिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है। मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे फेस्टिवल मनाने लगूंगा, नाचूंगा गाऊंगा तो कल का खाना कहाँ से आएगा, ये फाइट नहीं। बिल्कुल। अगले 3 महीने 4 महीने मेरे सॉर्टेड, अपना जो है गोडाउन में स्टोर करेंगे खाना, नाचेंगे गाएंगे मस्ती करेंगे, सब सही चलेगा। फिर वहाँ पे इनोवेशन हुआ कि मटका बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब प्रोडक्ट आने लगे तो इकोनॉमी चालू होती है। कि पहले हुआ कि प्रोडक्ट मस्ती के लिए बन रहा है, अपनी जरूरत के लिए बन रहा है, बट फिर हुआ कि हाँ दूसरे को देने के लिए बन रहा है, कि हाँ भाई इसे बेच देंगे। बार्टर सिस्टम है, इनिशियली बार्टर सिस्टम चालू हुआ कि हाँ बार्टर, सोचिए सर फिर बार्टर में भी इनोवेशन हुआ कि अब करेंसी कर लेते हैं, कि हाँ ये कहाँ तक गेहूं के बदले जो है टमाटर लेते रहेंगे खराब हो जाएगा तो अब मुझे चाहिए सिक्का चाहिए भाई, करेंसी चाहिए, तो करेंसी आया। तो कहने का मतलब है कि ये एग्रीकल्चरल सरप्लस से ही बाकी चीजें संभव हो पाई। अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं होता तो बाकी चीजें संभव ही नहीं हो पाती। दूसरा सर पॉसिबिलिज्म में जो है, जो वी गॉर्डन चाइल्ड का ये इज अर्बन रेवोल्यूशन, कि ये जो मेसोपोटामिया उनको दिख रहा है, वहाँ से बात हुई कि सिटी क्या है, शहर क्या है ना, कि अर्बन क्या है। अर्बन हम नेचुरली अर्बन होने के लिए नहीं बने थे कि हाँ शहर बसा देंगे, राइटिंग होगी, ट्रेड होगा, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने पॉसिबल करी कि हाँ हम इस तरीके से बनाएंगे कि मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए, लोगों के अंदर ऑ फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ ये बड़ा चीज़ है, कोई सरकार है, कुछ बना के गया। हाँ, क्योंकि नॉर्मली अगर हम आपस में 4-5 लोग हैं, है ना, मित्र हैं, आप मुझसे कहो कि टैक्स दो, राइट, है ना, कि हर महीने तुम मुझे 30,000 रुपये टैक्स दोगे, मैं मना कर दूंगा, भाई क्यों दूंगा मैं आपको, राइट। लेकिन आपका मैं देखूंगा इतना बड़ा बिल्डिंग है, आप राजा हो, 4 लोग आपको सलाम मार रहे हैं, आप बोलोगे कि हाँ टैक्स दो, तो मैं सोचूंगा बड़ा आदमी है भाई, क्या ही है, दिखना भी तो चाहिए, टैक्स ले क्यों रहा है, राइट। तो शहरों में वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे कि हाँ वो शहर जब टैक्स मांगेगा, वहां का राजा जब टैक्स मांगेगा तो दिल में ये नहीं आना चाहिए कि क्यों ही देना है, राइट, मांग रहा है बड़ा आदमी तो ठीक ही है, जो है देना ही होगा तो ये रेवोल्यूशन की बात करी उन्होंने कि हाँ ये जो अर्बन रेवोल्यूशन है ये अपने आप में क्रांति है, कि अर्बनाइजेशन है, ट्रेड है, एक नया आयाम आ चुका है, सिटी आ चुकी है, राइटिंग आ चुकी है। तो वो मुझे लगता है कि हाँ जो है एक पॉसिबिलिज्म का सिविलाइजेशन, चाहे इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन हो और चाहे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, कहीं ना कहीं वो बड़ा पॉसिबिलिज्म का एग्जांपल है कि हमने क्रिएट किया उसको, क्योंकि इट वाज नॉट अबाउट सर्वाइवल, राइट, अर्बनाइजेशन वाज नॉट अबाउट सर्वाइवल, इट वाज मोर अबाउट कि हाँ अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स अबाउट प्लेइंग। तो सर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, जो है हम लोग वापस कंटेम्प्रेरी पे आ गए, तो हिस्ट्री में सर मैं आपको मेडिवल में लेके चलता हूँ। तो मेडिवल में विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर में देवराय II हुए। देवराय II ने कहा कि जो है विजयनगर में पानी की कमी है, इरिगेशन की भी दिक्कत है, ड्रिंकिंग वाटर की भी दिक्कत है, क्या किया जाए, तो उसने डैम्स बनवाए, है ना। नॉर्मली नेचर नहीं कह रहा कि हाँ इस तरह से पानी आ सकता है आपके पास, जहाँ नदी है भाई प्यासा पानी के पास जाएगा, सही बात, राइट, कुएं के पास जाएगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम कुआं यहीं खोदेंगे, हम जो है यहीं पे पानी लेकर आ जाएंगे। तो उसने पूरा अर्बन सेंटर जो है विजयनगर में क्रिएट कर दिया कि हम यहाँ सेंटर में रहेंगे, हमको यहीं पानी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पॉसिबिलिस्टिक जो है टेंडेंसी है कि हाँ भाई पानी आ सकता है। इसी पॉसिबिलिस्टिक टेंडेंसी को मैं वापस कंटेम्प्रेरी टाइम पे लेके आऊंगा आपको। जी सर। वो ये है कि आप जैसे डैम की बात कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर में, और यहाँ पे आप देखोगे भी सदर्न इंडिया में कावेरी है, जैसे हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करते हैं। एक चीज आप सोचिए, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की डेफिनेशन में लिखा है कि वी आर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम अ रिवर विच इज हैविंग सरप्लस वाटर टू अ रिवर हैविंग डेफिसिट वाटर। बट व्हाट इज सरप्लस एंड डेफिसिट? This is an anthropogenic idea imposed on a natural thing. करेक्ट सर, करेक्ट। रिवर के अंदर पानी जितना है उसके लिए तो उतना ही है, उतना ही है। सरप्लस तो मेरे लिए है, डेफिसिट तो मेरे लिए है। अब उस रिवर ने अगर अपना रास्ता बनाया जिसके पास पानी सरप्लस में था, तो उस सरप्लस पानी के अकॉर्डिंग वहां का इकोसिस्टम डेवलप हो गया ना। एग्जैक्टली। हमने पानी ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब देखिए कैसे ये इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में डिजास्टर हो सकता है, जो उसका एक डिजास्टर तो नहीं मैं कहूँगा, एक हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सोचनी भी चाहिए कि अगर एक मगरमच्छ है, वो किसी तालाब में है और सूखा पड़ता है, तो हिरन को पानी नहीं मिलता, किसी दूसरे जानवर को पानी नहीं मिलता, नदी में पानी कम है, वो पानी को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचा और मगरमच्छ को खाना मिल गया।
अब अगर आपने इंटरलिंकिंग कर दिया, उस मगरमच्छ के पास कौन पहुंचेगा? वहां तक तो कोई पहुंचेगा ही नहीं ना, क्योंकि हिरन को पानी मिल गया, हिरन को पानी कहीं और मिल गया। करेक्ट। ठीक है। तो ये भी एक हमारा आइडिया तो है हाँ। कि नेचर को हम कंट्रोल करें, बट और देखो जो है एक और चीज़ है कि जब आप एक अमाउंट ऑफ पानी जाता है जब, तो अपना रास्ता बनाता है। बिल्कुल और वो अपने अपने इस वॉल्यूम के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से वो रास्ता बनाता बिल्कुल। है। जब आप वॉल्यूम चेंज करते हो तब वो स्पीड भी चेंज होगी, उसका इम्पैक्ट भी चेंज होता बिल्कुल। है। तो डेफिनेटली जो कोर्स ऑफ रिवर है वो भी चेंज होगा कि भाई जो पहले तेजी से जा रहा था, काट के जा रहा था, वो नहीं जा सकता, वो कहीं और रास्ता बनाएगा, कुछ और मुड़ेगा, तो ये फ्लड्स भी क्रिएट करेगा, है ना। तो हाँ, तो ये आगे बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे अगर इस तरह का इंटरलिंकिंग होता है तो। सर वापस मैं आपको मेडिवल में लेकर आऊँ। मेडिवल में आप देखोगे कि जो है, जैसे एंशिएंट इंडिया में पटना बहुत इंपॉर्टेंट था, पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट था, और पाटलिपुत्र के राइज में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट थी कि भाई वो नदियों से घिरा हुआ है, आप उसे जलदुर्ग कह रहे हो, ट्रेड रूट का पार्ट है, उसी से आर्मी भी जा रही है जगह जगह, आसपास रिसोर्सेज भी है, टिम्बर भी है, हाथी भी है, सब बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जो है पटना बढ़िया राइज कर रहा था, पाटलिपुत्र बढ़िया ग्रो कर रहा था। लेकिन वहीं आप मेडिवल इंडिया में देखते हो, जब ट्रेड डिक्लाइन हो जाता है तो कन्नौज का राइज होता है। नाउ कन्नौज का राइज इसलिए है, डेफिनेटली एक तो एलिवेटेड प्लेन पे है, वो तो बात मानी हमने, लेकिन इट्स वो एलिवेटेड प्लेन की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां किला बनाना है, फोर्टिफिकेशन है। तो अब मेडिवल में आप देखोगे कि फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजपूत आते हैं किले बनाने लगते हैं, गुर्जर प्रतिहारास किले बनाने लगते हैं। तो अब जो सेंटर क्रिएट हो रहा है, पावर सेंटर क्रिएट हो रहा है, उसमें फैक्टर किला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। विजयनगर में भी आप देखोगे कि किले बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मराठास में शिवाजी महाराज के साथ आप सुनते हो कि हाँ जो है कोंडाना का किला है, तो रायगढ़ का किला है, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो है, इनफैक्ट जो ट्रीटी है आपकी जो है राजा जयसिंह के साथ, वो भी किलों की ही ट्रीटी है कि इतने किले आपको हमें हैंडल करने हैं। तो अब जो पावर गेम है मेडिवल में, वो कहीं ना कहीं किलों पे डिपेंडेंट है। तो अब आप देख रहे हो कि अब ये ह्यूमन ने जो बनाया, इट्स नॉट अबाउट ज्योग्राफी, इट्स ऑल्सो अबाउट, दो कुछ जो है एक्सटेंट तक ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है कि किला कहाँ बनेगा, बट उसके ऊपर किला बनाया गया। पहाड़ के ऊपर किला बनाना नहीं था, लेकिन वो किला बना दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिज्म कि हाँ भाई हमने क्रिएट किया और वहां से हम पावर सेंटर बना रहे हैं। मॉडर्न टाइम्स में भी अगर आप ब्रिटिशर्स का भी देखोगे ना सर, तो वहां पे भी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और कैसे ब्रिटिशर्स ने वहां से पॉसिबिलिस्टिक एस्पेक्ट्स क्रिएट किए वो दिखाई देंगे। राइट। 1857 के रेवोल्यूशन के बाद व्हेन तात्या टोपे वाज रनिंग, उनको ढूंढते ढूंढते ब्रिटिशर्स पहुंच रहे हैं और वो पहुंचते हैं सतपुड़ा के जंगलों में। जब वो वहां पहुंचते हैं, they were mesmerized with the beauty of Satpudas. One, the beauty, and moreover, they realized the commercial value of the forest. Satpudas, tropical deciduous forest, teak, वैसे बोला जाता है बर्मीज टीक जो होता है वो सबसे ड्यूरेबल है, बट सतपुड़ा के टीक उनसे भी ज्यादा ड्यूरेबल हैं। उनको वहां से पॉसिबिलिस्टिक थॉट आता है कि इसको हम कहाँ यूज करें, स्लीपर कोचेस में यूज करें। वहां से वो पूरी फॉरेस्ट पॉलिसी की शुरुआत करते हैं। हमारी पहला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सतपुड़ा में ही स्थापित किया जाता है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट बोरी जो आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी सतपुड़ा में ही है, और वहीं से वो सारी अपनी फॉरेस्ट पॉलिसीज की शुरुआत कर रहे हैं। चाहे वो फॉरेस्ट पॉलिसी अगर आप देखें 1865 का एक्ट हो, 1878 का एक्ट हो, वहां से वो कंट्रोल स्थापित करते हैं अपना। और आप इसको एक और चीज में देखें, इसका रिटेलिएशन कैसे होगा। 1878 में जब पॉलिसी आती है, तब ऐसे बोला जाता है द राइट्स ऑफ ट्राइबल वर कन्वर्टेड टू द प्रिविलेजेस। जो उनका अधिकार था उसको बोला कि ठीक है प्रिविलेज दे रहे हैं आपको, एहसान कर रहे हैं भाई आप। लेटर ऑन दैट प्रिविलेज वाज कन्वर्टेड टू कंसेशन। ये चल रहा है। इसके लिए आप देखोगे अब 1878 के बाद ट्राइबल रिवॉल्ट्स, उस एरा में आपको सारी ट्राइबल रिवॉल्ट्स दिखाई देंगे। नेचर ने दिया, ह्यूमन ने पॉसिबिलिस्टिक थॉट लिया, बट जब ह्यूमन का जो ग्रीड बढ़ा ना, उसने फिर वापस हिस्ट्री ज्योग्राफी को एकदम टसल में क्रिएट कर दिया। राइट सर, राइट। तब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में आने से पहले एक और इंपीरियल पावर की बात करते हैं, वो है चोलास। इंडिया में भी इंपीरियल चोलास हुए, है ना। नॉर्मली अब इंपीरियल जो है बहुत नेगेटिव कनोटेशन में लेते हैं, बट वी आर प्राउड ऑफ चोलास, क्योंकि चोलास ने उस जमाने में जो अचीव किया,
वो जो है उस समय इमेजिन नहीं किया जा सकता था ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो है श्रीलंका को हरा सकते हो। भाई चलिए हाँ। श्रीलंका पड़ोसी है, कोई बात नहीं, आपने हरा दिया। आप मालदीव्स पे कब्जा कर सकते हो, आप जो है साउथ ईस्ट एशिया पे अटैक कर सकते हो, आप इंडोनेशिया मलेशिया पे अटैक कर सकते हो, वहां पे अपने पोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कॉलोनाइज कर सकते हो। दिस वाज इंपीरियल चोलास। तो चोलास ने जो मेडिवल टाइम्स में किया है 1000 जो है राजा चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोला, ये जो उन्होंने अचीव किया था, दिस वाज अगेन प्योर और बेसिकली आई से कि क्लियर केस ऑफ पॉसिबिलिज्म कि हाँ भाई नॉर्मली क्या होता है कि राजा अपने राज्य में राज कर रहा होता है, दूसरे देश पे अगर आप जाके राज्य कर रहे हो, इंपीरियल रूल अगर क्रिएट कर रहे हो, दिस इज ओनली पॉसिबिलिस्टिक नेचर। एंड वो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है उस एरिया में उनकी, जिस तरीके से वो फैलते जा रहे हैं। राइट। खैर अंग्रेज़ों की बात आप कर रहे थे सर, तो जो है वापस पॉसिबिलिज्म पे आते हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये चेनाब कॉलोनीज वगैरह क्रिएट करी थी पंजाब में कनाल कॉलोनीज जिसको हम कहते हैं। राइट। तो सतलज से लेकर झेलम चेनाब के बीच में इन्होंने कनाल्स बनाए। अब जब कैनाल्स बनाए तो नॉर्मली वो एरिया ऐसा नहीं था कि हाँ हर जगह इरिगेशन हो सकता था, बट कनाल्स बनाने की वजह से इनफैक्ट लायलपुर जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर ही बन रहा है और वहाँ पर अब एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो तब इनको प्रॉब्लम फेस हुई, जो आप कह रहे हो ना कि बैकफायर करता है, तब इनको जो है ज़रूरत पहले थी कि लोग यहाँ पर बसें आके। तो उन्होंने पहले प्रिविलेजेस देने स्टार्ट करेगी, यहाँ पे प्लॉट सस्ता मिलेगा, आपको हम ऑक्यूपेंसी दे देंगे, ऑक्यूपेंसी के साथ साथ प्रोप्राइटरशिप भी दे देंगे, ओनरशिप आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आज भी होता है ना कि हाँ कहीं ज़मीन मिल रही है, आप इन्वेस्ट कर दो जाके। तो वैसे जो है किसानों के लिए ऑफर आया कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, तो क्योंकि ज़मीनें सस्ती थी और जो है अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे लोग आके बसें। इनफैक्ट उसमें एक और प्रोविजन था कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, अच्छा उनको भी वहाँ पे उनको भी जो है लैंड एलोकेट करे जा रहे थे कि नहीं आप यहाँ पे जाके रहोगे। तो वो 20% लैंड कुछ इस तरह था कि हाँ जो है जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, जो जमींदार वगैरह हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए था। लेकिन 80% जो ज़मीन थी वो किसानों आम लोगों के लिए थी कि जो भी यहाँ पे खेती करना चाहे, प्लॉट बाय करना चाहे वो कर सकता है। वहीं तो पहली बात तो वहीं का जो है, पहली बात तो इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाया, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई, लोग आके बसने लगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जब उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेंसी राइट दे रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने लॉस पास किए कि नहीं इट्स ओनली ऑक्यूपेंसी राइट, सरकार वापस भी ले सकती है, ओनरशिप सरकार की है। तब कनाल कॉलोनीज एजिटेशन होते हैं, तब वहाँ पे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी की एंट्री होती है कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, ये सारी चीजें जो है तब वहाँ से वो ऑक्यूपेंसी एंड ओनरशिप राइट के बीच का जो डिफरेंस। राइट। और यही कारण है कि जब ये जो है यहाँ पे लोग रजिस्ट करते हैं, तब जो है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जेल भेजा जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। बट आप ये भी देखिए ना, कनाल कॉलोनीज आया, ये तो आप प्री इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसकी बहुत सारे हमें एक एस्पेक्ट यहाँ पे दिखते हैं। जैसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए, स्पेसिफिकली ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब हरियाणा इन रीजन्स में आया, राइट, क्योंकि इन रीजन्स में लैंड तो फर्टाइल है ही रिवर्स के द्वारा, बट कनाल्स भी हैं जिसमें इरिगेशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सीड यूज हो रहा है उसको पानी बहुत चाहिए, वो इरिगेशन का फैक्टर है जिसको लेकर आप यहाँ पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट देखते हैं। और एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो राइज ऑफ जापान है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। करेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो है हम लोग कहते हैं कि कोई एरिया इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो रिसोर्स रिच नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखोगे तो उल्टा है, जहां भी मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्स कर्स है एक्चुअली, कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे। वो स्टेट जहां पे मिनरल्स मिलते हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे। स्टेट विद रिच रिसोर्स एंड पुअर पीपल, एग्जैक्टली। वही अगर जापान आप देखो तो जापान ऐसा कोई बहुत रिसोर्स रिच नहीं है, उसमें वहाँ ऐसे कोई मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, प्लस आइलैंड है, तो कनेक्टिविटी आपस में पूरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आपसे कोई कहता, अगर हमें ये पता होता आज कि जापान बहुत गरीब है, पुअर कंट्री है, तो हम 100 रीजन दे देते कि अर्थक्वेक आता है, कनेक्टिविटी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो ये गरीब है। लेकिन वहीं जब होता है कि अरे जापान तो आज डेवलप्ड नेशन है ना, डेवलप्ड नेशन की तरह जो है बाहर उभरा हो, 1900s के बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें उसमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। हम इनफैक्ट इंस्पिरेशन ले रहे थे जापान से स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कि हाँ जापान से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीखेंगे, यूरोप से नहीं सीखेंगे, है ना। तो हाँ, तो जो है जापान जब रिच दिखाई देता है हमें, तब कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज प्योर पॉसिबिलिज्म, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, कि जापान डिसाइड कर रहा है कि हाँ हम ये बहाने नहीं मारेंगे, बिल्कुल यहाँ जो है हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया, उन्होंने ग्रो किया, आज भी जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह दिखाई ये उनका डिटर्मिनेशन है कि उन्होंने नेचर के जितने भी चैलेंजेस थे सबको ओवरथ्रो कर दिया। एंड मतलब आप मानोगे वो आयरन ले रहे हैं मैंगलोर के पोर्ट से, कोयला ले रहे हैं
ऑस्ट्रेलिया से और कावासाकी भेज रहे हैं हमारे यहाँ पे। पे तो ये उनका इंडस्ट्रियल राइज है जो कि पॉसिबिलिज्म और नेचर के अगेंस्ट जाके जैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, दैट इज बियॉन्ड अमेजिंग। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर जापान की बात हो गई है, अब जो है मुझे लगता है कि हमें अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना बातें खत्म नहीं होंगी। तो सर जो है जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, राइट। ओवरऑल आप पढ़ाते भी बहुत सारी बातें हैं। सो अभी जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है या पिछले 30 दशकों में जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ज्योग्राफी और हिस्ट्री कहाँ है? बिल्कुल सर, इसमें मैं आपको आज का जो सिनेरियो है ना वहाँ से रिलेट करके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि वैसे तो इतनी बड़ी बात है जो हम समेट भी नहीं पाएंगे इसमें। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है इसकी शुरुआत अब होती तो इतिहास से है, बट जिसको पन्नों पे लिखा ना किसी ने तो वो है हार्टलैंड थ्योरी में। ओके, दैट वाज बाय मैकाइंडर। उन्होंने 1904 में एक लेख लिखा, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। उसके अंदर उन्होंने जो अपनी हार्टलैंड थ्योरी दी ना, उसका सिग्निफिकेंस हमें आज भी दिखाई देता है। हार्टलैंड का मतलब आप ईस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग रशिया एंड सेंट्रल एशिया, जो प्रेजेंट सेंट्रल एशिया, इसको आप हार्टलैंड कहते हैं। एंड एक वर्ड और वो देते हैं, दैट इज वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड मतलब एशिया एंड यूरोप आज का। तो वो ये 3 शब्द कहते हैं। पहली चीज ये, जिसने हार्टलैंड पे रूल किया वो वर्ल्ड आइलैंड पे रूल करेगा, जिसने वर्ल्ड आइलैंड पे रूल किया वो इंडियन ओशन पे रूल करेगा, और जिसने इंडियन ओशन पे रूल किया वो पूरी दुनिया पे रूल करेगा। और सारी खींचतान वहीं पे है। सारी खींचतान ईस्टर्न यूरोप में है। और जब आप ईस्टर्न यूरोप में आएंगे तब आपको यूक्रेन दिख जाएगा। यूक्रेन दिखा तो रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर है ये उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यूक्रेन के लिए बोला तो ऐसा जाता है कि उनके पास अपनी विरासत के ऊपर अभिमान करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत इन्वेजन्स हुए। चाहे 13th सेंचुरी से आप देखो मंगोल्स, फिर उसके बाद 16th 17th सेंचुरी में पोलैंड, लिथुआनिया, उनका भी कब्जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है वाई यूक्रेन, वो उनकी ज्योग्राफी है। यूक्रेन से एक रिवर पास होती है, दैट इज रिवर नाइपर। नाइपर के कारण वहां पे अच्छा एग्रीकल्चरल सेंटर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, वो एरिया पूरा डेवलप होने लगा। एंड यूक्रेन, रशिया हमेशा यूक्रेन को एक बफर स्टेट बनाना चाहता था। जब यूएसएसआर की बात आती है, डायरेक्टली मैं वहीं पे आ रहा हूं, लंबा नहीं लेके जाऊंगा इसको। यूएसएसआर की जब बात आती है ना, तो यूएसएसआर ये चाहता है कि जो उसका ईस्टर्न ब्लॉक है, जो ये कंट्रीज हैं ईस्टर्न कंट्रीज, जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, वो हमेशा पूंजीवाद से दूर रहें। उसमें यूक्रेन एक बफर स्टेट है, वो हमेशा उनको दूर रखना चाहता है। जबकि यूक्रेन के अंदर जो उनका इतिहास कहता है कि नाइपर रिवर जो है उसके वेस्ट का जो हिस्सा है दैट इज प्रो यूरोप, और जो ईस्ट का हिस्सा है दैट इज प्रो रशिया। और यहां पे ही बात है, इसलिए आज भी आप देखोगे ना तो ईस्टर्न की जो पार्ट के लोग हैं वो सारे प्रो रशियंस हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट के लोग हैं वो सारे यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं। ऑरेंज रेवोल्यूशन जब हुआ वहां पे, तब उसमें भी ये बातें उभर के आई। और उसके साथ साथ जो अभी के उनके करंट जो हेड ऑफ स्टेट हैं ज़ेलेंस्की, वो अभी प्रो यूरोपियन है। तो यहाँ पे जो इनकी अथॉरिटेरियन, जो इनकी अथॉरिटी भी रही है, जो हेड ऑफ स्टेट्स भी रहे हैं, वो भी इधर प्रो रशिया प्रो यूरोप। तो उस हिसाब से ये पूरी पॉलिटिक्स चलती रहती है इनकी। अब बात है कि क्रीमिया, पहले के दौर में क्रीमिया दे तो दिया रशिया ने यूक्रेन को, तब ये यूएसएसआर ने यूक्रेनियन एसएसआर को दे दिया। बट अब उन्हें एहसास हुआ कि ये गलती हो गई है। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ कर्च से एक बहुत बढ़िया ब्रिज बनाया, ये बोलकर कि हम डेवलप करेंगे। क्रीमिया इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, और क्रीमिया को रशिया डेवलप करेगा। बट जब इनको एहसास हुआ कि अब यूक्रेन इनके हाथ से फिसलता जा रहा है, तो इन्होंने उसी ब्रिज के सहारे अपने ट्रूप्स को भेजा और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। कहानी सारी उस रीजन की इसलिए बनती है, एक तो रशिया ऊपर से पूरा एकदम लॉक्ड है, और आप ये भी देखो कि रशिया का एक्सटेंट इतना बड़ा है ना,
कि अगर आपको पूरे ट्रेड रूट्स डेवलप भी करने हैं तो आपको सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए। चाहिए। रशिया इज मेंट टू फेल, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड चीजें कभी भी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ला ही नहीं नहीं आ सकती। सकती। इतना बड़ा वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे चीजों को? हाँ। रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? Right, आपके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। राइट। तो जब सेंट्रलाइजेशन आया तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव लैग आया, इनएफिशिएंसी आई, तो उनको फेल होना ही था। हाँ। तो वो फेल हुए भी। भी। और अब जब उनको लगता है कि यूक्रेन हाथ से निकल रहा है, तब उन्होंने पहले क्रीमिया को कब्जा किया। और ऐसा बोला भी जाता है, जब मैं कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, तब आई गॉट टू नो अबाउट अ वेरी गुड स्टोरी देयर अबाउट वन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएस रशिया रादर, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ इनका 1992 से 1999 तक, बिफोर पुतिन, बोरिस येल्सिन वाज द प्रेसिडेंट। और ऐसा कहा जाता है वो बड़े शौकीन आदमी थे, बहुत शौकीन आदमी थे, और ये बिल क्लिंटन को पता था। अच्छा। उनको पता था ये शौकीन आदमी है, ही इज फॉन्ड ऑफ वाइन एंड सम मीट, तो अगर हम इनको ऑफर कर देंगे ना ये, तो ये हमारी बात मान जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, बुलाया इन्हें। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 के बाद, गोर्बाचोव के बाद ये आए, और ये जब जाते हैं वहां पे, तो बिल क्लिंटन इन्हें अच्छी वाइन पिलाते हैं। ओके। और वहां पे एक ट्रीटी होती है जिसमें ये बोला गया कि नेटो जो है वो कभी ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। ओके। वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, वो यूक्रेन तक नहीं आने वाला। गॉट इट। सिंपल सीधी सी बात है। ओके। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये इनकी, अगर आप कहे तो मूर्खता ही थी कि उन्होंने रिटर्न में नहीं लिया। अच्छा, ये वर्बल ट्रीटी। वर्बल, एकदम ओरल ट्रीटी है, बिल्कुल वर्बल अग्रीमेंट। जो वर्बल अग्रीमेंट यूएसए के साथ आप करेंगे तो यूएसए विल शो यू हु दे आर एंड दे शोड। फिर लिथुआनिया, लाटविया, ये सारे देश जब नेटो में जाने लगे, तब रशिया घबराने लगा। ये पूरी जियोपॉलिटिक्स उसके अराउंड घूमती है। एंड मैं आपसे इसमें कुछ व्यूज हार्टलैंड थ्योरी के भी जानना चाहता हूँ कि हार्टलैंड थ्योरी कैसे पूरा जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रही है। सर, हार्टलैंड थ्योरी मतलब इनिशियली जैसे वर्ल्ड वॉर के पहले लिखी गई थी, और वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि हार्टलैंड थ्योरी जो है काफ़ी हद तक एप्लीकेबल है। हालांकि इसको 50s में काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर की ज्योग्राफिकल कॉजेशन ऑफ हिस्ट्री ये पूरी तरह से सही नहीं होता, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आए कि जैसे कि जो थ्योरी बनाई गई है वो प्लेन मैप पे बनाई गई है, नॉट 2D, है ना, 3D है भाई। आप इधर से भी जा सकते हो, आर्कटिक साइड से भी जा सकते हो, है ना, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 50s में उसको, हालांकि बहुत सारी और थ्योरीज इसके ऊपर बेस्ड हैं, इसके आगे रिमलैंड की बातें हैं, बहुत सारा ये IOR की बात है कि हाँ किस तरह से इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के सीन में अगर आप देखो तो ये यू कैन से मॉडिफिकेशन ऑफ हार्टलैंड है कि इंडियन ओशन जो है नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू हार्टलैंड या पार्ट ऑफ हार्टलैंड, कि स्ट्रैटेजिकली बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये, कि हाँ जो है इसे आप कह सकते हो कि हार्टलैंड जैसा ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम पूरी दुनिया में हम यही बोलते हैं कि अगर चाइना वांट्स टू रूल ओवर द वर्ल्ड, फर्स्ट दे हैव टू शो देयर हेजेमनी इन साउथ एशिया। जब तक वो एशिया में, और एशिया में सबसे बड़ा चैलेंज राइवल उनका हम ही है। और मुझे लगता है कि हमें जो सुनने वाले होंगे वो इसको बहुत अच्छे से बताएंगे कि हम भी इनोवेट करके, नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम भी अच्छे इनोवेशन के साथ आएँ और एक अच्छा काउंटर करें। तो सर फिलहाल हम लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, क्योंकि मैं और आप दोनों ही UPSC CSE जो है फैकल्टीज़ हैं और हम पढ़ाते हैं, और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो ये जो ब्रेकिंग बाउंड्रीज जो हमने इस डिस्कशन को नाम दिया था, तो ब्रेकिंग बाउंड्रीज या जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी कनेक्टेड है, हाउ मच दिस हेल्प्स इन UPSC प्रिपरेशन? सर, हमने इस पूरे डिस्कशन की जब शुरुआत की थी ना, तो हमने यही बोला था कि पेपर 1 से 4 इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस टू कंडक्ट द एग्जाम, बट ये सब कनेक्टेड हैं और आप नहीं पढ़ सकते आइसोलेशन में। आइसोलेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो एक लिमिटेशन है याद रखने की। इफ यू विल कनेक्ट थिंग्स देन अंडरस्टैंडिंग जब बेहतर हो जाती है ना, तो वो चीजें याद भी रहती हैं। जब आप मेंस में पहुंचते हैं ना, वहां पे आपको मल्टी डायमेंशनल प्रोस्पेक्ट दिखाने पड़ते हैं। राइट। और ये पहले जैसा मेंस नहीं है अब इस समय पे। एंड इनफैक्ट दिस इज ट्रू सर, जो कट थ्रोट कंपटीशन है ना, मैं आपको बताता हूँ 960 से 1000 ये है लिस्ट 40 नंबर।
अभी 40 नंबर की जो लिस्ट है, इसमें आप ये देख लो ना, पहले पेपर में 20 क्वेश्चन, आप आधा क्वेश्चन हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाएंगे, आधा नंबर हाँ। हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाएंगे, तब जाके वो 40 पूरे करेंगे कि आप अपने रैंक डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि कौन सी रैंक पे आने वाले हैं। तो अब आधे नंबर के लिए व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट यू आर पुटिंग इन, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस इन एन आइसोलेशन मैनर एंड दिस कैन नेवर बी डन। एग्जैक्टली सर, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है हमें मिलती है वो बहुत बढ़िया होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सब्जेक्ट से बताऊं आपको, तो जब जो है हम एक GS2 में एक टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली। तो जब हम एक्ट्स पढ़ते हैं सारे, सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है सर, तो वो डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन अगर आप उसे थ्योरेटिकली पढ़ोगे, अगर आप उसे जो है क्लॉज रटने की कोशिश करोगे तो इट्स टफ। बट जब मैं पढ़ाता हूँ मैं बात करता हूँ कि हाँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये क्लॉज का मतलब क्या है, ये क्यों आता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। जब हम ये बातें करते हैं ना, जब कनेक्ट करते हैं कहानियों को, तब वो जो पॉलिटी का बैकग्राउंड आपका क्रिएट होता है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन रही है, किस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस तरह से एक्सपैंड होती जा रही है। तो इस एक्ट में हमें दिख रहा है कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 लोगों की आ गई, लेकिन उसका मतलब क्या है, फिर ये 6 से आगे जो है 60 कैसे पहुंचे, 60 से आगे 100 कैसे, 150 कैसे पहुंचे, 500 कैसे पहुंचे। बिल्कुल। जब आप ये कनेक्ट करते हो ना, तो आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी क्रिएट होता है। जब आप उसे इंडियन पॉलिटी में देखते हो तो ऐसे जो है ये नहीं हो जाता कि ये पता नहीं क्या है राइट, इसको कैसे रटूं मैं। तो वो आपको दूसरे सब्जेक्ट में जाने का रास्ता बहुत आसान कर देता है। सिमिलरली जैसे जब मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, गांधीयन फिलॉसफी, तो गांधीयन फिलॉसफी ओवरऑल सोचते कैसे थे वो, विद रिस्पेक्ट टू सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, उनका व्यू विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, उनका व्यू विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, उनका व्यू विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। जब हम ये सारी बातें कर लेते हैं तब गांधी बनते हैं, है ना। और जो है जब ये चीज़ आप पढ़ लेते हैं हिस्ट्री में, तो एथिक्स आसान हो जाता है। एथिक्स में उन सारे आंसर में केस स्टडीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, एस्से में जो है आपको इसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ये सोचना कि नहीं मैं हिस्ट्री खाली हिस्ट्री के लिए पढ़ रहा हूँ, ये सुसाइडल है। बिल्कुल। तो वो बहुत रास्ते खोल देता है। सेम ज्योग्राफी मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि हाँ ये हमने मंच बना दिया है, अब जो होना है इसी पे होना है। जैसे आप देखो ना सर, पहला एक एस्पेक्ट है जिसमें आप देखोगे सोसाइटी का, कभी लोग सोसाइटी में भी पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन। हाँ, अब वो अर्बनाइजेशन को हम एक बात तो ये जान लेते हैं, डेमोग्राफिक डेफिनेशन हमें पता है कि मूविंग फ्रॉम द रूरल सेंटर टू द अर्बन एरियाज, राइट, तो ये अर्बनाइजेशन हो गया। राइट, बट उसकी सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन भी है, राइट, कि दिस इज द चेंज ऑफ वे ऑफ लाइफ। राइट। वो आपकी आइडियोलॉजी, आपके बिलीफ पैटर्न, अर्बनाइजेशन में सब चेंज होता है। तो आपको कनेक्ट करके चलना पड़ेगा ना। हाँ वही तो, जैसे बच्चा कहेगा कि सर अर्बनाइजेशन कौन सा वाला पूछ रहे हैं ज्योग्राफी वाला अर्बनाइजेशन है या सोसाइटी वाला है या जो हिस्ट्री में हम लोग अर्बन पढ़ रहे थे वो है। बट जब आप समझते हो कि अर्बन एज अ कॉन्सेप्ट, तब वो सारी कहानी जब सोसाइटी में आप सुनते हो तो सिमुलेट हो जाती है, समझ आने लगता है कि अच्छा ये तो मुझे पता था। सर क्वेश्चन भी देखो ना आप पेपर 1 में, आपको याद होगा हम जब डिस्कशन ले रहे थे, हमने फोन पे एक बार बात की कि सर आप कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं, व्हाट डज दैट मीन। हम खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का है या सोसाइटी का है। राइट, वो इतना अच्छे से कनेक्शन बिठा के क्वेश्चन आता है, तो आपको मल्टी डायमेंशनल तो सोचना ही पड़ेगा। वो जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं। रिसेंटली सर मेंस में यूपीएससी ने पूछा भी था ये कि जो एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट है वो ज्योग्राफी में कैसे आया। बिल्कुल, तो ये तो यूपीएससी भी सोच रहा है कि हाँ ये कनेक्शन कैसे। मुझे लगता है आज हमारा जब ये रिलीज होगा पॉडकास्ट, जो सुन लेगा ना वो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत बेहतर तरीके से लिख सकता है। राइट, तो मुझे लगता है कि एक तो सर जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और दूसरा आंसर राइटिंग में जब आप मैप्स बना देते हो, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, आप हिस्ट्री की साइट्स दिखा रहे हो मैप पे, राइट, दैट इज हाउ यू आर फेचिंग हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। राइट, उसी का गेम उसी का है। तो ये ओवरऑल बहुत हेल्पफुल है, और इवेंचुअली सब्जेक्ट बाउंड्रीज ब्रेक हो जाती हैं जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, है ना, आपको दिखने लगता है कि ये सब कनेक्टेड है, तो सब्जेक्ट बाउंड्रीज कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं। तो सर जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वापस मैं उस डिस्कशन पे आना चाहूँगा कि जो लास्ट मूव होता है वो इन्वायरमेंट का ही होता है है ना, कि हाँ ठीक है, हम कह रहे थे कि इनिशियली इन्वायरमेंट डोमिनेट कर रहा था, फिर हम डोमिनेट करने लगे समथिंग, राइट, लेकिन जो लास्ट मूव होगा वो हमेशा इन्वायरमेंट का ही होगा। लास्ट में होता है ना, रिलीजन भी कहा गया कि लास्ट प्रलय ही है लास्ट। तो वो है कि हाँ जो है हमें, इसीलिए हम शायद समझदारी में सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहे हैं कि हाँ जो भी आप करो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा ना कर बैठे कि ख़त्म ही कर दें।
इंटरजनरेशनल इक्विटी, दिस इज द वर्ड जिसको यूज किया जाना चाहिए अब। राइट राइट। आप सस्टेनेबिलिटी जब वर्ड बोलते हैं ना तो समझ नहीं पाते क्या सस्टेनेबिलिटी। हाँ इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों एक तराजू पे नहीं तोले जा सकते नहीं हैं। तोला जा सकते। ट्रू। जिसमें आप इंटरजनरेशनल इक्विटी का मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जो आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज, सिमिलर अपॉर्चुनिटी मेरी अगली जनरेशन के पास होनी चाहिए होनी चाहिए। उन रिसोर्सेज को लेकर। राइट राइट राइट। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर अब आप पोल्यूशन की प्रॉब्लम देख लीजिए सर, दिस इज ऑल्सो एन अनसस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई आज से 10 साल पहले 12 साल पहले मैं सोच सकता था कि हाँ मुझे नोएडा में रहना है, बट शायद मेरी अगली जनरेशन कभी ये नहीं सोचेगी कि हमें नोएडा में जाके घर रह लेना है। आप तो सर थैंक गॉड यू आर टॉकिंग अबाउट नोएडा, आई एम लिविंग इन दिल्ली। करेक्ट। तो भले जो भी जो है सर्विसेज हैं, जितनी भी अच्छी रोड्स हों, बट अगर हवा भी साफ नहीं है तो फिर जो है क्या ही मज़ा है। बेसिक नीड नहीं जो है नहीं पूरी हो रही है। चलिए सर, बहुत ही मज़ा आया जो है बिल्कुल आज सर सेशन करके, आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को भी बहुत बहुत अच्छा मजा लगेगा। आएगा। बहुत ही बिल्कुल आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इन बातों से, एंड इवेंचुअली वी वांट, आप बिगनर हैं तो जो है यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ किस डायरेक्शन में आपको अपनी पढ़ाई को लेके जाना है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आई अंडरस्टैंड कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये बाउंड्रीज ब्रेक होती हैं। उम्मीद है कि दोबारा फिर मुलाकात होगी सर। बस मैं सर यही कहना चाहूँगा कि हमने सही सोचा था कि हम इसको यूपीएससी के दायरे में ना रखते हुए थोड़ा इंटेलेक्चुअली जो हमारे थॉट्स हैं वो पहुंचा सकें, एंड आई होप जो हमें सुनने वाले हैं उनको ये पसंद आया होगा। और अगर कुछ ऐसा है तो हम बहुत अच्छे से और इनोवेट करके ये सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं रखेंगे, आगे भी कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक्स Thank you सर, so much, बहुत sir. अच्छा लगा आपसे बात करके। Same आप here, sir. आए और आपके साथ ये स्पेस शेयर करके सर, दिस इज अ प्रिविलेज सर। बहुत प्रिविलेज टू मी सर, सेम हियर। चलिए थैंक्स लॉट सर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स अ लॉट।